Guys, welcome back to my YouTube channel. This is the part 3 of the video of personality psychology या psychology of personality. अब हम ये लॉन्ग डिस्कस करने लगे हैं साइकोथेरेपी. सो साइकोथेरेपी ये एक मेथड है और ये सिगमंड फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस करवाया था. इस मेथड के अंदर हम क्या देखते हैं, आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे. इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप जो है ना वो साथ जो मैं सब हेडिंग्स और हेडिंग्स बता रही हूँ वो साथ आप नोट करते रहें, क्योंकि वो नोट्स के अंदर वो हेडिंग नहीं है जो मैंने खुद अपनी एडिशनली तौर पर बनाई है. So psychotherapy is defined as a set of psychological theories and therapeutic methods which have their origin in the work and theories of Sigmund Freud. साइकोथेरेपी के अंदर वो सेट ऑफ थेरीज और थेरापेटिक मेथड आते हैं जिनका ताल्लुक या जिनका जो जहाँ से वो निकली होती हैं या ओरिजिन वो कहाँ पे हो, सिगमंड फ्रॉइड की थेरी और वर्क में. तो वो सारी चीज़ों को हम साइकोथेरेपी के अंदर क्लासीफाई करेंगे. According to Freud, neurotic problems in later life are a product of conflict that arises during the audible phase of development. अब neurotic problem का मतलब होता है कि your related with your problems which is related to your mind, which is related to your psyche. अब वो फ्रॉइड कहते हैं कि जो आपके माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर इसलिए होती हैं क्योंकि आपकी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ होता है. ऑडिबल फेस ऑफ डेवलपमेंट जो अर्ली डेवलपमेंट होती है वहाँ पे, चाहे जो फ्राइड है वो अर्ली डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो वाली जो डेवलपमेंट के अंदर अगर कोई इशू आ जाए तो फिर एबनॉर्मल पर्सनैलिटी डेवलप होती है. सो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं जब हमारी जो ईगो का टॉपिक मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ, जो इमेच्योर ईगो है, ईगो अभी इमेच्योर है और वो उन कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरीके से डील नहीं कर पाती, तो वो चीज़ें वहीं पे दब जाती हैं. और जब वो चीज़ें दब जाती हैं वो कहाँ दबती हैं, अनकॉन्शियस माइंड पे जाके वो चीज़ें दब जाती हैं. और जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही होती है तो वो तो आपके लिए अनकॉन्शियस होती है, आप उन चीज़ों को भूल चुके होते हो ड्यू टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स. वो हम आगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में देखेंगे कि वो ये जो मैकेनिज़म्स हैं वो उन चीज़ों को दबा देते हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो, जो आपको इमोशनली वीक करे. सो वो जो लेकिन वो तो दबा देते हैं, लेकिन प्रेजेंट तो होती है वो आपके माइंड में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कॉज करती है. बाज़ औक़ात आपको एकदम से ना फ्लैशबैक से आते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है, ड्रीम्स के ज़रिए आप डर जाते हो, तो वो फिर साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ से जो है ना अपने जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको रेवल करने की कोशिश करते हैं, जो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जब वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर तब्दील हो जाए या बदल जाए. अब बेसिक एजम्पशन देखते हैं. सो यहाँ पे जो साइकोथेरेपिस्ट है ये साइको एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट है. वो क्या देखते हैं, प्रॉब्लम्स को कहते हैं कि वो अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, उनका जो रूट है वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है. अब यहाँ पे दो कॉजेज़ बताएंगे प्रॉब्लम्स के. अब आपने कॉज एक दोनों को कंबाइन करके एक कॉज रखना है और फिर उसका आगे ट्रीटमेंट बताएगा. आपने दोनों दो पॉइंट्स हैं उनको कंबाइन करके एक ही ट्रीटमेंट लिखना है. और मैं साथ बता देती हूँ, पहले मैं पढ़ देती हूँ और फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लिखने किस तरह है. मैनिफेस्ट सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय हिडन या लेटेंट डिस्टर्बेंस. मैनिफेस्ट का मतलब होता है डिस्प्ले, क्लियर, शो. जो चीज़ें अब जो हिडन डिस्टर्बेंस होती हैं या जो लेटेंट डिस्टर्बेंस होती हैं वो क्या कॉज करती हैं, शोई सिम्टम्स जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स कॉज करती हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बनाती हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर जो है वो रिजल्ट होती है. टिपिकल कॉजेज इंक्लूड अनरिजॉल्व्ड इश्यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट और रिप्रेस्ड ट्रॉमास. अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का मकसद होता है कि जो आपके हिडन डिस्टर्बेंस हो या आपके रिप्रेस्ड ट्रॉमास हो या आपके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हो, आपने ये तीनों इकट्ठे लिखने हैं. द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट डिस्टर्बेंस. लेटेंट की जगह फिर आपने हिडन ब्रैकेट में करके लिखना है. फिर आपने लिखना है अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ ड्यूरिंग डेवलपमेंट और रिप्रेस्ड ट्रॉमास. यहाँ पे आप अर्ली डेवलपमेंट लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि ये फ्रॉइड जो है वो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करता है. अब ट्रीटमेंट देख लेते हैं क्या है. Freud believed that people could be cured by making conscious their unconscious thoughts and motivations, thus gaining insight. अब पहले ये पढ़ते हैं फिर दूसरा पॉइंट पढ़ती हूँ, फिर इन दोनों को सम करके बताती हूँ. ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन ब्रिंगिंग द रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट टू कॉन्शियसनेस वेयर द क्लाइंट कैन डील विद इट. अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो थेरेपिस्ट है उनका ये काम होता है कि उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कॉन्शियसनेस पे लाना पड़ता है. उनका ये मकसद होता है. और वो किस तरह मेथड्स के ज़रिए वो जो है ना वो जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कॉन्शियसनेस पे आराम से आ जाते हैं. मेथड्स देख लेते हैं जिसको प्रोसीजर भी कहते हैं. अब ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है. ये थेरेपिस्ट है, ये पेशेंट और क्लाइंट है. जो साइको एनालिस्ट के ज़रिए जो है साइकोथेरेपी के ज़रिए पेशेंट को ट्रीट करते हैं वो इस तरह इस मेथड को फॉलो करते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल ये फ्रॉइड है और ये जो है वो क्लाइंट है.
अब जो है ना फ्रॉइड जो या थेरेपिस्ट है वो क्या कहते हैं कि आपने जो है अपने क्लाइंट को एक काउच पर लिटा देना और उसके ऑपोजिट साइड पे या उसके पीछे आपने बैठना और आपने वहाँ बैठ के नोट्स बनाने हैं। पीछे बैठने का ये मकसद है और क्लाइंट को लिटाने का ये मकसद है कि क्लाइंट जो है वो अपनी आराम से जो है ना वो एक आरामदायक स्टेट में आ जाए, ताकि वो अपने जो अच्छे तरीके से व्यूज़ है फ्री एसोसिएशंस के ज़रिए जो है वो अच्छे तरीके से अपने व्यूज़ शेयर कर पाए और क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर पाए आराम से बगैर किसी स्ट्रेस के। ठीक है, ये आ गए मेथड। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभी। किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि जो साइकोथेरेपिस्ट है और क्लाइंट के दरमियान कभी कभी इस तरह होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का हो जाता है कि जो क्लाइंट है वो कुछ ही किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताता बताता बात जो है वो चेंज कर लेता है, किसी और टॉपिक पे जंप कर जाता है, मतलब रेजिस्टेंस शो करता है या जो डिस्कशन है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। फ्रॉइड कहते हैं ये जब प्रॉब्लम होती है ना, सो वो प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ी अच्छी होती है। किस चीज़ के लिए अच्छी होती है? क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड आपका तब जाग रहा होता है और जो आपके जो ड्रॉने जो चीज़ें होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं वो उजागर हो रहे थे, वो प्रोमिनेंट हो रहे थे, वो अंडर योर कॉन्शियसनेस आ रहे थे ताकि आप उनको सॉल्व करें। जब आप रिस्ट्रिक्शन शो करते हैं या आप जो आपके डिस्कशंस है उसको ब्लॉक करते हो। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक फ्री एसोसिएशन है, एक ड्रीम एनालिसिस और एक ट्रांसफरेंस एनालिसिस है। फ्री एसोसिएशन ये मैंने फर्दर सब हेडिंग्स मैंने यहाँ पे इनको नोट कर लें। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे लेकिन हेडिंग्स जो है मैंने आपको पहले भी बता चुकी, वहाँ पे नहीं होगी। सो डेफिनेशन है, मेथड है, बेनिफिशियल ये मेथड है या नहीं है, और फ्रॉइड का व्यू। आखिर पे फ्रॉइड का व्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपने हर किसी में लिखना है क्योंकि फ्रॉइड ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है ना। सो फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप फ्री है, फ्रीली टू स्पीक, फ्रीली टू वर्बलाइज। ठीक है, डेफिनेशन में आप ये लिखेंगे कि फ्री एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ दैट कैन गिव एन इंसाइट इनटू द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे आप जो हैं जो साइकोथेरेपिस्ट हैं वो क्लाइंट को कहते हैं कि आप फ्रीली जो है ना अपने जो जितने भी आपके अंदर ख्यालात है या जितने भी आपके बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, आप उनको फ्रीली करें। तो मतलब क्लाइंट जो है ना वो फ्रीली बिहेव करता है और जो थेरेपिस्ट है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस में अलग लिख रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब फ्री एसोसिएशन में जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब है, हम पहुँच गए सेकंड वाले पॉइंट पे। अब इसका मेथड क्या होता है फ्री एसोसिएशन का? इसके अंदर ये मेथड होता है कि जो हमारे पास थेरेपिस्ट है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस करता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब है कि ऐसे सवालात जो जिनका जो क्लाइंट है या फिर जिनका जो पेशेंट है वो लॉन्ग आंसर दे, हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं और आप किसको पसंद करते हो और किसको पसंद करते हो तो क्यों पसंद करते हो। तो इसके अंदर जो है वो क्लाइंट या फिर जो आपका पेशेंट है वो ज़्यादा क्वेश्चंस करे। आपको ज़्यादा क्वेश्चंस जब वो फ्रीली एसोसिएट करेगा, ज़्यादा बोलेगा, तो आपको उसकी इनसाइट का पता चलेगा। यहाँ पे सारा यही लिखा है और मेथड के अंदर यही है कि आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने ताकि आपका जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लाइंट की पर्सनैलिटी के बारे में पता चले। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने जो है ना किसी भी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे एक जो है ना वो कंडीशन है कि आपने किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर अपने क्लाइंट से कहना है कि वो बोले। आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन उसको नहीं कह सकते कि आपने इसके अंदर रहते हुए आंसर देना है। मतलब वो फ्रीली टू मूव है, फ्रीली टू बिहेव है एंड फ्रीली टू स्पीक है जो आपका क्लाइंट है। और आपने क्या करना है, उसको आपने उसके बिहेवियर को इंटरप्रेट करना शुरू करना है, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देना है कि किन किन चीज़ों पे ये बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है, किन किन चीज़ों पे इसका जो मेरा क्लाइंट है उसका कॉन्फिडेंस अप है और किन किन चीज़ों पे उसका डाउन जा रहा है या आवाज़ ऊपर जा रही है, एक्साइटमेंट है। आपने उसके इमोशंस को नोट करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये माना जाता है कि जो फ्री एसोसिएशन में है वो रिप्रेस्ड मेमोरीज फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में आती है। फ्री एसोसिएशन में जो है हमारे पास टुकड़ों की फॉर्म में रिप्रेस्ड मेमोरी, जो दबी हुई आपकी मेमोरीज हैं, यादें हैं, वो सामने आती हैं। अब इसके बाद जो है हमने डेफिनेशन और मेथड डिस्कस कर लिया। अब ये बेनिफिशियल है कि नहीं? यस, ये बेनिफिशियल है।
लेकिन इन अ सेंस ऑफ फ्रॉइड व्यू हम ये देखेंगे बेनिफिशियल तब है जब जो आपका क्लाइंट है वो रिस्ट्रिक्शन शो ना करे तो बेनिफिशियल है, और अगर जब वो रिस्ट्रिक्शन शो करता है तब भी वो बेनिफिशियल है। इन व्हाट वे? क्योंकि जैसे वो रिस्ट्रिक्शन शो करेगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो है मुझसे कुछ छुपा रहा है, और यही इसकी बात जो है ना ये अनकॉन्शियस माइंड के अंदर दबी हुई जो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक जो डिफरेंस पैदा करी है और जो उसकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट रख रही है, एनजाइटी और डिप्रेशन जो कॉज करी है। अब फ्रॉइड कहते हैं कि मैं जो फ्री एसोसिएशन जो उन्होंने रिपोर्ट किया अपने पेशेंट्स के बाद, उन्होंने ये कहा है कि मैंने जो इमोशंस लोगों के नोट किए वो इस तरह है कि बाज़ औक़ात उनके इंटेंस और विविड मेमोरी की वजह से वो ऐसा फ़ील करते थे कि वो उस दर्दनाक एक्सपीरियंस से दोबारा गुज़र रहे हैं। उसने इमोशंस के ज़रिए बताया, मतलब उनको फ्लैशबैक्स मिल रहे हैं। बिल्कुल फ्लैशबैक्स, मतलब वो पूरा उसको रिलाइव कर रहे हैं, उसको दोबारा फ़ील कर रहे हैं उस इमोशन को। और वो फ्रॉइड कह रहे थे कि मुझे नज़र भी आ रहे थे कि वो उनके इमोशंस के अंदर, उनके फेस के जो गेस्चर्स हैं, उनकी बॉडी पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज की वजह से मुझे पता चल रहा था कि वो एक डिवास्टेटिंग सिचुएशन में जा रहे हैं। वो उस फीलिंग को या उस खतरनाक जो उनका बैड इमोशनल एक्सपीरियंस है उसको दोबारा फ़ील कर रहे हैं फ्री एसोसिएशन में। उन्होंने कहा था कि ये जो है ये अच्छी है अगर आपने अनकॉन्शियस माइंड को अनरेवल करना है। सो इसके बाद आ जाता है ड्रीम एनालिसिस। अब ड्रीम एनालिसिस फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये रॉयल रॉड है अनकॉन्शियस माइंड पे, तो ये आपने ज़रूर लिखना है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप जागे होते हैं तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना वो आपके जो बुरे ख्यालात हैं उनको उजागर नहीं होने देता, लेकिन जब आप सोए होते हैं तो लेस विजिलेंट का मतलब है चौकन्ना, कम जो है ना वो चौकन्ना होता है, कम जो है वो प्रोमिनेंट आप कह लें कि बहुत कम जागा होता है, इतना रोल नहीं कॉन्शियसनेस माइंड आपका फेस करता है जब आप सोए होते हैं। तो आपका सोते वक्त ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपके कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आ जाए कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं और कौन कौन से वो कॉन्फ्लिक्ट है। हम ड्रीम एनालिसिस में क्लाइंट को कहते हैं कि वो अपना ड्रीम बयान करें, और जो थेरेपिस्ट होता है उसका ये काम होता है कि वो जल्दी से इंटरप्रिटेशन करें उसकी ड्रीम की, उसको ड्रीम को अंडरस्टैंड करें और उसके ड्रीम के अंदर से सिम्बॉलिक मीनिंग को या सिम्बॉलिक नेचर को एक्सट्रैक्ट करें। अब फ्रॉइड ही कहते हैं कि मोस्टली जो है ना बिहेवियर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ड्रीम भूल जाते हैं। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे ड्रीम भूल जाते हैं हम। और बाज़ औक़ात फ्रॉइड ने ये भी चीज़ें रिपोर्ट की कि कभी इस तरह होता है कि हमने देखा कुछ और ड्रीम होता है और हमें याद कुछ और होता है। सो ये भी ड्रीम के अंदर आता है। अब फ्रॉइड ने एक पूरी बुक लिखी हुई है कॉमन ड्रीम थीम के ऊपर, जहाँ पे उसने एक बुक के अंदर ड्रीम्स से रिलेटेड जो सिंबॉलिक मीनिंग बताएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कोई जो है ऑब्जेक्ट जैसे ट्री है तो ट्री का उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ट्री जो है वो किस नेचर का है। अगर किसी को दरख्त नज़र आ रहा है अपने ख्वाब में तो वो क्या उसका मतलब है। फ्रॉइड ने इसके ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है, ठीक है। अब फ्रॉइड जो है वो कहते हैं क्योंकि इनका जो पूरा फोकस था वो था कि ह्यूमंस का बिहेवियर वो सेक्सुअल इन नेचर है। सो फ्रॉइड कहते हैं कि जो ड्रीम्स है वो भी सेक्सुअल सिम्बॉलिज्म को शो ही करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ड्रीम एनालिसिस, जिसके अंदर हमने देखा है कि हम किस तरह जो रॉयल अनकॉन्शियस माइंड को अनरेवल कर सकते हैं, किस तरह हम उसको जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं ड्रीम एनालिसिस की वजह से। अब ट्रांसफरेंस एनालिसिस आ जाता है, ये बड़े मज़े का टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये आपने ये सारा नहीं करना, इस सबको मैंने कुछ सम अप कर दिया, टाइप्स में भी इसको लिख दिया, तो आप ये करें। It's all about how our past experiences and relationship can influence our current thoughts and feeling towards other, especially our therapist. इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप हमारे करंट थॉट्स और इमोशंस को किस तरह अफेक्ट करते हैं, स्पेशली टूवर्ड्स आर थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट के इससे रिलेटेड जो है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस अगर हैं तो थेरेपिस्ट से हम किस तरह एक कनेक्शन डेवलप करते हैं। बेसिकली जो कनेक्शन डेवलप हो रहा था वो ट्रांसफरेंस एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं। इट्स लाइक प्रोजेक्टिंग फीलिंग्स फ्रॉम द पास्ट ऑन टू द प्रेजेंट। अब हम देखते हैं पॉजिटिव ट्रांसफरेंसेस क्या होते हैं। ड्यूरिंग योर सेशंस you start to develop strong feeling of trust and admiration towards your therapist. अब पॉजिटिव ट्रांसफरेंसेस के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो पॉजिटिव फीलिंग अपने थेरेपिस्ट की तरफ जो है ना उनकी तरफ करना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं।
इसके अंदर क्या होता है, उनका थेरेपिस्ट अगर बहुत थेरेपिस्ट ट्रस्ट लेने में कामयाब हो गया और उसको एडमायर कर रहा है, सो वो कहते हैं कि ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमारे पेरेंट्स की तरह ये थेरेपिस्ट हमें लगता है। और नेगेटिव ट्रांसफरेंसेस क्या होती है कि नेगेटिव ट्रांसफरेंसेस में जो थेरेपिस्ट होता है, क्लाइंट को थेरेपिस्ट पे गुस्सा आता है, वो फ्रस्ट्रेशन होता है उसकी थेरेपी से। और ये जो है ना, ये नेगेटिव ट्रांसफरेंसेस के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि जो अनरिजॉल्व फीलिंग है वो पास्ट से रिलेटेड जो है वो थेरेपिस्ट से भी कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रखती है। सो यहाँ पे आपको जो है ना वो इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास साइकोथेरेपी है वो किस तरह हेल्पफुल है हमारे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में, न्यूरोटिकल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स देखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाले ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बात पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन है मैं उसको शॉर्ट में भी रिप्लाई करूँगी। अगर मुझे लगा कि वो डिटेल वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उस पर डिटेल वीडियो भी बना दूँगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।